समधी जी, ढोलना के बिना दुल्हन की विदाई नहीं होगी। कमलेश जी के यहाँ हर्षोल्लास माहौल था। चारों तरफ शहनाइयाँ और ढोलक बज रहे थे। घी और मिठाइयों के सुगंध से पूरा घर सराबोर था। कमलेश जी 3 भाइयों में से सबसे बड़े थे। उनसे छोटे भाई राजीव और विनीत माँ बाप का साया बचपन में ही उठ चुका था। कमलेश और उनकी पत्नी मीना ने ही राजीव और विनीत को माँ बाप जैसा प्यार देकर पाला था। घर में राजीव की शादी की तैयारियां चल रही थीं। बहुत सालों के बाद घर में खुशियों का मौका आया था, पर यह खुशियां शुरू ही थीं कि एक दिन उनकी खुशियों पर ग्रहण लग गया। मीना जी अपने बेटे समान देवर की शादी में इतनी उत्साहित कि एक दिन सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। अनन फनन में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ाकर 1 महीने का बेड रेस्ट कह दिया। मीना जी बहुत परेशान रहने लगी। मुहूर्त के हिसाब से शादी टाला नहीं जा सकता था और आगे कोई मुहूर्त भी नहीं था। इतनी सारी तैयारियां कैसे होंगी जी? मीना जी ने अपने पति से कहा। घर में तो शादी ब्याह के बहुत काम हैं। नई बहू के गहने से लेकर कपड़े सब कुछ बाकी हैं। रिश्तेदारों के लिए भी विदाई लेनी है। सब हो जाएगा मीना जी, आप बस अपना ध्यान रखिए और आराम करिए। तीनों भाई मिलकर साड़ियाँ पसंद करते, कभी वीडियो कॉल करके तो कभी फ़ोटो भेजकर। जेवर भी अपने पुराने जानकार सुनार के यहाँ से बनवाए। सुनार ने भी ब्याह के चढ़ाने वाले सारे जेवर नए और सुंदर डिजाइन में बना दिए। बाकी रस्म रिवाजों की बात वह घर में शरीक हुई। रिश्ते भी चाची, मौसी, मामी ने पूरी कर दी। बाकी हलवाई और सजावट का काम मामा और फूफा ने संभाल लिया था। अरे कमलेश, लाइट थोड़ी और लगनी थी। आज जीजा जी होते खूब सजाते। मामा जी ठीक तो है, ज़्यादा आंखों में चुभती। बेटा गर्मी बहुत है, हर कमरे में एसी लगवाना था। लगभग हर काम में टीका टिप्पणी या नसीहत का पर्चा सुना देते। जी मामा जी। कमलेश जी का सबसे छोटा भाई गरम दिमाग का था। वह कहीं ना कहीं नुक्स निकालने की वजह से खींच रहता, पर कमलेश जी ने शांत रहने को कहा। माँ के ना होने की वजह से कमलेश जी और मीना जी को रीति रिवाजों को समझने से समय लग रहा था, क्योंकि बाकी रिश्तेदारों के व्यवहार से वह परिचित थे। जब माँ बाबूजी गुजरे तो उन्होंने अकेले संघर्ष करके अपनी पिता की वसीयत को आगे बढ़ाया था, और जब उन्होंने मीना जी के साथ प्रेम विवाह किया था तब परिवार और रिश्तेदारों ने उस समय मुंह मोड़ लिया था। और मीना जी भी ब्याह पश्चात जब ससुराल की दहलीज पर आईं तब उनके स्वागत के लिए उनके रिश्ते नातों की जगह देवर खड़े थे। मीना जी को सास की कमी बड़ी अकड़ती थी। घर में बड़े बुजुर्गों का साया हो तो कोई भी काम सुचारू रूप से संचालन हो जाता है। विवाह की पूरी तैयारियां जोर जोर से शुरू हो गई थी। अरे हल्दी को खूब मल मल कर लगाओ, दूल्हे राजा को दुल्हन से कम नहीं लगना चाहिए। मीना जी बार बार आवाज़ लगाती रहती। सब काम ठीक से हो रहा है ना? कुछ छूट तो नहीं रहा? गांव से आई हुई बूढ़ी पुरानी सब रस्में रिवाजें अच्छे से समझाती और नसीहत देती रहती। लोकगीत और पारंपरिक गीत से पूरा आंगन गूंज उठा। धीरे धीरे पुण्य पूजा और बाकी के रस्में पूरी हो गईं। आखिरकार बड़े दोनों के इंतजार के बाद वह दिन भी आ गया जब राजीव दुल्हा बन घोड़ी पर चढ़ने को तैयार हो गया। माँ समान भाभी ने अपने बेटे समान देवर की नज़र उतारी।
आगे बाराती, पीछे बैंड बाजा, गोरी खोल दरवाजा और नागिन नागिन के डांस पर पूरे बाराती जोर शोर से नाच रहे थे। बारात दूसरे शहर में था, करीब 8 घंटे का सफ़र था। बहुत लोग इस वजह से बारात में नहीं आ पाए। बहुत रिश्तेदारों ने भी मना कर दिया। कुछ उम्र का हवाला, कुछ के छोटे बच्चे के साथ होने वाली असुविधा पर बारात तो तय समय पर निकलेगी ही। खूब गाजे बाजे के साथ बारात को निकाला गया। चारों तरफ इतनी शानदार बारात के आने की तारीफ होने लगी। द्वार पूजन और परछावन के बाद दूल्हे को अंदर जयमाल के लिए ले जाया गया। जयमाल के समय दुल्हन बनी रागिनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। खुशी के साथ उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, खासकर जब इतनी आंखें स्टेज पर सिर्फ उसी को देख रही हों। पर एक नज़र राजीव की उस पर पड़ी तो रागिनी शर्म से लाल होती हुई अपने नजरें झुका ली। या क्या है, खाना तो ठंडा हो गया है, ऐसे स्वागत होता है बारातियों का? तो क्या सिर्फ 4 मिठाइयाँ बनवाई हैं? अरे हमारे यहाँ तो 10-20 से कम नहीं बनते। कमलेश जी के तरफ से गए बारातियों और रिश्तेदारों में से कुछ ने अपनी आदत के अनुसार कमियां निकालना शुरू कर दिया, खासकर मामा जी आगे आगे थे। उनकी पत्नी उन्हें समझाती रहती, शांत रहिए जी, पर वह अपने आगे किसी को समझते ही नहीं थे। किसी तरह उन्हें शांत कराया गया, पर रागिनी की बड़ी बुआ बहुत देर से नोटिस कर रही थी। कई बार सोचा कि जवाब दिया जाए, पर बेटी का ससुराल है, कुछ बोलना ठीक नहीं है। सोचकर चुप हो जाती है। मंडों में रागिनी को बैठाया गया। पीले रंग की साड़ी में लाल जरी बॉर्डर वाली साड़ी में रागिनी खूबसूरत लग रही थी। रागिनी के मम्मी पापा के आंसू में अपनी फूल सी बेटी देख देख कर रह कर आंसू छलक रहे थे। गुहारती की रस्म शुरू हो चुकी थी। हमारा मंडवा में आइए भसुर धीरे धीरे के मंगल गीत से सारा मंडप गूंज उठा। सुंदर सुंदर साड़ियों ने सबका मन मोह लिया हुआ। साड़ी को बहुत सुंदर चढ़ा है। फिर कमलेश जी ने जेवर चढ़ाना शुरू किया। भारी भारी गहनों को देखकर सब आपस में रागिनी की किस्मत को सराहना करने लगे। तभी यह क्या समधी जी, जेवरों में ढोलना नहीं है, इसके बिना तो ब्याह की रस्म पूरी ही नहीं हो सकती, रागिनी की बुआ ने कहा। कमलेश जी के हाथ वही रुक गए। वह समझ नहीं पाए, बुआ के तरफ देखने लगे। बर पक्ष से भी आई महिलाओं को भी समझ नहीं आया क्या कहा जा रहा है। समधी जी, बस जेवर तो हैं, देखिए, सोने का हार, कंगन, मंगलसूत्र, चैन, पायल, बिछिया, कान के बुंदे, कमरबंद और फिर बाकी जेवर, पर इसमें ढोलना नहीं है। इसके बिना ब्याह संपन्न नहीं हो सकता। क्योंकि समधी जी, आपको तो पता होना चाहिए, बुआ ने मामा जी से कहा कि वह कमलेश, क्या तूने जेवरों में ढोलना नहीं रखा? मम्मी जी, सारे जेवर आखिर बार आपने ही देखे थे और कहा था जो भी सामान बहू के लिए जा रहा है, जाने से पहले सब मुझे दिखाइए। आप देख भी रहे थे और खुद से रख भी रहे थे। मामा जी की बोलती बंद हो गई। हाँ, लेकिन उसमें ढोलना तो था ही नहीं। मामा जी झूठ बोल गए। छोटा विनीत से रहा नहीं गया। मामा जी, आप तो कह रहे थे सब मैं देख लूँगा, जेवर मुझे संभालने दो, लंबा रास्ता है। फिर मामा जी बंगले झांकने लगे। तभी किसी ने कहा, मंगलसूत्र है ना, क्या उसमें काम नहीं चल सकता? नहीं, हमारे में तो कोई जेवर चढ़े या ना चढ़े, ढोलना तो चढ़ाना जरूरी है, उसके बिना दुल्हन की विदाई नहीं होगी। बुआ भी अपनी बात पर अड़ गईं। घर में छूट गया होगा शायद, पर अब इतनी रात में इतनी दूर से ढोलना आएगा कैसे? घर पर मीना जी को फ़ोन किया गया। वह भी हैरान परेशान हो गए। सुनिए जी, आप भी ना देखिए, मुझे कहते हैं आप रखने को खुद भी भूल गए।
लीजिए ढोलना मेरे पास है, मम्मी जी आगे आते हुए बोली। माफ़ कीजिएगा समधी जी, इनको भूलने की आदत हो गई है। चलो भाई साहब, मुहूर्त बीता जा रहा है, जल्दी जल्दी रस्म पूरी कीजिए। शादी विवाह बिना नोक झोंक के ये कभी पूरा हुआ है? भला पंडित जी हंसते हुए बोले। हंसी खुशी गृहस्थी की रस्म पूरी की गई। कन्यादान के समय रागिनी की आंखों में आंसू छलक आए। वहीं राजीव भी रागिनी को देखकर भाव विभोर हो उठा। माहौल गमगीन हो गया। मामा जी चुपचाप एक जगह बैठ गए। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या ढोलना सही में मैंने तुम्हें दिया था? मामा जी ने कहा, नहीं, यह एक राज की बात है। बताओ भी, आपको कितनी बार समझाया है जी। हर बार हर समय खुद को ही अच्छा साबित मत किया कीजिए। मैं हूँ, ठीक हूँ, जो करूँगा और देख लूँगा वही सबसे अच्छा होगा। मुझे सबसे ज़्यादा जानकारी है। आप जब गहने रख रहे थे तब यह बिस्तर पर छूट गया था, लेकिन सामान निकल चुका था, मैंने अपने पास रख लिया। हाँ, तुम सही कह रही हो दीदी, जीजा जी नहीं है, फिर भी बच्चों ने इतना अच्छा रिश्ता और शादी ब्याह का तैयारियां किया है, और मैं हमेशा उनके सर पर हाथ रखने की बजाय। छोड़िए जी, अब उन बातों को देखिए। विवाह संपन्न हो गया और देखिए तो बहू बड़ी सुंदर और सुलक्षण है। हाँ, और देखो मेरा तो मन बहुत खुश हो गया। समधी जी ने बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। कमलेश वहीं थे, उन्होंने सुन लिया। मामा जी जीते हुए, कमलेश बेटा चलो, विदाई का समय बीता जा रहा है। रास्ते में राजीव ने धीरे से शर्माती हुई छुई मुई सी बैठी रागिनी से पूछा, एक बात बताओ, क्या सच में ढोलना नहीं आता तो तुम्हारी विदाई नहीं होती? फिर तुम्हें मैं अपने साथ विवाह कर कैसे ले जाता? रागिनी शर्माते हुए मुस्कुराते हुए राजीव की आंखों में झांकने लगी, मानो कह रही हो, काश आप समझ पाते ढोलना क्या है। मैं तो एक काले धागे में भी आपके साथ जीवन की नई राह पर चल पड़ती। तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद दोस्तों।